Hey everyone, welcome back to my channel and I hope everybody is enjoying cost accounting ka playlist and I will try my best to cover all the chapters before your final exam. So please stop commenting कि मैम एग्जाम आने वाले हैं, प्लीज जल्दी करवा दो गाइज। मैं एक वीडियो डेली करती हूँ, इससे ज्यादा मैं कर नहीं सकती बिकॉज मैं डबल ए और ट्रिपल ए का भी ट्यूटर हूँ, फैकल्टी हूँ, तो मुझे उसका ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है एज कम्पेयर टू यू गाइज। ऑब्वियसली ये मैं फ्री में कर रही हूँ, वो वहां पे मैं सैलरी लेती हूँ, तो ये डिफरेंस आता ही आता है। ठीक है, नाउ व्हेन इट कम्स टू आवर चैप्टर नंबर 2, तो टुडे वी विल बी हैविंग द फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट तक मैम कैसे पहुंचे? पहले हमने इंट्रोडक्शन किया था, सेकंड में वी डिड एबीसी टेक्निक एंड थर्ड में वी डिड स्टॉक लेवल्स। तो आज हम करेंगे ई ओ क्यू। ये आपने क्लास 12th में इको में जरूर पढ़ा होगा। अब थोड़ा 12th 11th का सिलेबस चेंज हो गया होगा, तो मुझे नहीं पता तुमने 11th में पढ़ा है या 12th में पढ़ा है, बट दिस इज अ टॉपिक जो हम इको में पढ़ते ही पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे उसमें पिछली हमारी ये वाली टेक्निक में एक आया था रीऑर्डर लेवल। क्या आया था? रीऑर्डर लेवल। अगर मैं इसे फिर से रिवाइज करूं कि हम पिछली क्लास में क्या कर रहे थे मैम, एक होता है मैक्सिमम लेवल कि आप इतने इससे ज्यादा मैक्सिमम नहीं रख सकते अपनी स्टोरेज, अपनी वेयर हाउस में, क्योंकि इससे ज्यादा आपके पास जगह भी नहीं है। ठीक है, तो एक था मैक्सिमम लेवल, फिर था मैम मिनिमम लेवल कि मैम इससे इतना बेयर मिनिमम तो हम रखेंगे रखेंगे सो दैट हमारी प्रोडक्शन कभी रुके ना। फिर आता मैम उससे भी कम डेंजर लेवल कि अगर इसके पास चली गई तो हमारी प्रोडक्शन बहुत ही डेंजर में, अभी अभी तुरंत तुरंत ऑर्डर करो, तुरंत सप्लायर को कॉल करो, और मुझे नहीं पता, मुझे अपनी उसमें वेयर हाउस में माल चाहिए। ठीक है, फिर मिनिमम के ऊपर आता था एक रीऑर्डर लेवल, जहां पे हम बोलते थे कि मैम बिफोर आर इन्वेंट्री रीचेस टू मिनिमम लेवल, हम इस लेवल पे ऑर्डर प्लेस कर देते थे। क्या प्लेस कर देते थे? ऑर्डर प्लेस कर देते थे, सो दैट एक कंटिन्यूस वो बना रहे, फ्लो बना रहे, प्रोडक्शन रुके ना और हम सीधा डेंजर और मिनिमम लेवल पे ना हिट हो। ठीक है, तो रीऑर्डर लेवल ये थे हमारे लेवल। अब जो रीऑर्डर लेवल पे आप ऑर्डर प्लेस करोगे, वो कितनी क्वांटिटी का करोगे, वो होता है EOQ, दैट इज रीऑर्डर क्वांटिटी। कि मैम वंस यू आर प्लेसिंग द ऑर्डर, जब आपने अपने सप्लायर को ट्रिन ट्रिन कॉल किया, हेलो भैया मैं रुचि बोल रही हूँ, प्लीज 10,000 टोमेटोज भिजवा दो। 10,000 टोमेटोज गिन के थोड़ी ना भिजवाएगा मैम, 50 किलो टोमेटोज भिजवा दो। ठीक है, तो दैट इज दी 50 kgs is nothing but your reorder quantity, that is a reorder quantity। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं गाइज। आप मैं ये समझ रही हूँ कि अभी अभी आपने लास्ट पार्ट देखा और आपको ये सब समझ में आ रहा है, तो आई होप सबको याद है, कोई ऐसे ब्लैंक नहीं बैठा। मैक्सिमम लेवल ये क्या होता है मैम? ठीक है, जिसने प्लीज इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा वो जाके देखो, अदरवाइज तुम्हें ये वाला टॉपिक तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। फाइन, छोटा सा टॉपिक है, थोड़ा दिमाग लगाओ एंड इट विल बी डन। एंड एक न्यूमेरिकल आता है इसमें से। ठीक है, तो डीयू में पता नहीं, ये थोड़ा फेवरेट है, ये शायद मेरे पेपर में भी आया था व्हेन आई वाज इन डीयू। नाउ रीऑर्डर क्वांटिटी। सो जैसे ही हम रीऑर्डर लेवल पे पहुंचे, हमने सप्लाई को ट्रिन ट्रिन बोल के बोला कि 50 किलो के टोमेटोज भेज दो, 50 किलो के टोमेटोज भेज दो, दैट 50 kgs इज माई रीऑर्डर क्वांटिटी, दैट इज माई रीऑर्डर क्वांटिटी। फाइन, तो रीऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है? क्वांटिटी फॉर विच ऑर्डर इज प्लेस्ड व्हेन स्टॉक रीचेस द रीऑर्डर लेवल। बस मैं जो समझा रही हूँ उसे इंग्लिश में लिख दिया है। आई होप इतने तो डीयू के बच्चे टैलेंटेड होते हैं कि वो हिंदी से इंग्लिश एक बार समझ लेते हैं तो वो अपने आप ही लिख लेते हैं। दे आर सुपर स्मार्ट पीपल जस्ट लाइक मी। मजाक कर रही हूँ गाइस, सॉरी। ठीक है, नाउ मैम तो ये हर बार कैलकुलेट करने बैठोगे कि इस बार 50 kgs लेते हैं, इस बार 10 kgs। देखो आपके जब सिलेबस होता है, आपकी सिलेबस होता है, तब कुछ अजम्पशन ली जाती है। क्या अजम्पशन ली जाती है? कि डिमांड कांस्टेंट रहेगी, फिक्स होल्डिंग कॉस्ट सेम रहेगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट सेम रहेगी। ठीक है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में डिमांड फ्लक्चुएट हो सकती है, स्टोरेज इश्यूज हो सकता है, तो प्रैक्टिकल लाइफ में यस दिस चेंजेस, बट एज पर योर सिलेबस दिस डज नॉट चेंजेस। ठीक है, क्योंकि आप कुछ अजम्पशंस लेके चलते हो। ठीक है, तो
इसलिए इसने बोला कि परचेजर हमेशा हर बार जब भी उसे ऑर्डर प्लेस करना होगा वो ये रिकैलकुलेट करने नहीं बैठेगा। दो वो रिकैलकुलेट ना करे बट वो एक बार चेक जरूर करता है कि जो हमने पिछली बार कैलकुलेशन की थी वो इस बार भी एप्लीकेबल है या नहीं। फाइन। तो ईओक्यू क्या होता है? ईओक्यू दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी is the size of the order which gives maximum economy in purchasing any material and ultimately contributes towards maintaining the material at optimum level at minimum cost. तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी सबको समझ में आया? रीऑर्डर क्वांटिटी इको इको इकोनॉमिकल इकोनॉमिकल मतलब बेस्ट ऑन योर पॉकेट्स, आपकी पॉकेट्स के लिए सबसे अच्छा। आपकी पॉकेट्स के लिए सबसे अच्छा कब होगा? जब आप ना ही ओवर स्टॉकिंग कर रहे हो और ना ही अंडर स्टॉकिंग कर रहे हो, मतलब यू आर ऑर्डरिंग ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री। फाइन। एंड सेकेंडली यू आर ऑर्डरिंग एट बेस्ट प्राइस। ठीक है, आपने सारी चीजें कंसिडर कर ली एंड यू आर ऑर्डरिंग एट मिनिमम कॉस्ट। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी रीऑर्डर क्वांटिटी, बट इको इज बेस्ड ऑन योर पॉकेट्स। कैसे होगा? जब ना ही आप ओवर स्टॉकिंग करोगे और ना ही अंडर स्टॉकिंग करोगे एंड बेस्ट प्राइस पे मान लोगे। बेस्ट प्राइस पे लोगे मतलब मिनिमम कॉस्ट पे लोगे। आई होप ये सबको समझ में आया। फाइन। Now there are two type of costs that we consider while calculating this quantity. ठीक है, जब भी हमने ये निकला 50 kgs, इस 50 kgs को निकालने के लिए हम दो कॉस्ट कंसिडर करते हैं। कौन कौन सी? एक होती है होल्डिंग कॉस्ट और एक होती है ऑर्डरिंग कॉस्ट। क्या होती है? ऑर्डरिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट मतलब मैम 50 kgs मेरे सर पे लाके रख दोगे, हेड ऑफिस में तो नहीं फेंकोगे। कहाँ रखोगे उसे? वेयर हाउस में, राइट? उस वेयर हाउस की कुछ कॉस्ट होगी, तो वो कॉस्ट क्या है? दैट इज दी होल्डिंग कॉस्ट। दैट इज दी होल्डिंग कॉस्ट, ऑल्सो नोन एज स्टोरेज कॉस्ट, ऑल्सो नोन एज स्टोरेज कॉस्ट। अब आपके न्यूमेरिकल्स में दिस विल बी कैलकुलेटेड एज पर केजी। फॉर एग्जाम्पल मैम कॉस्ट ऑफ होल्डिंग 1 kg ऑफ टोमेटोज, तो ऐसे। बट होल्डिंग कॉस्ट का मतलब समझो, स्टोरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज नोन एज ऑर्डरिंग कॉस्ट। मैम ये कौन सी कॉस्ट होती है? फॉर एग्जाम्पल आपका माल लेट्स से केरला से आना है। क्या आना है? केरला से आना है। ठीक है, अब केरला से ऐसे उड़ के भी आएगा, एयरप्लेन से आएगा, ट्रक से आएगा, कार से आएगा, किसी से भी आएगा, तो कुछ ना कुछ कॉस्ट तो लगेगी, कुछ ना कुछ कॉस्ट तो लगेगी। दैट इज कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर। ठीक है, देखो ये मैंने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बोल दिया एग्जाम्पल में। ठीक है, अब क्या होता है, कभी कभी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल आपकी लेट से सैलरी, सैलरी मतलब जो लोग आपने लेट से 2 लोग बिठाए हुए हैं कि मैम ये ऑर्डर प्लेस करेंगे जब जब ये इसके नीचे जाएगा, तो इन लोगों की सैलरी, इन लोगों की सैलरी। फाइन। तो दैट इज दी ऑर्डरिंग कॉस्ट। वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एज ऑफ नाउ तुम रहने दो बिकॉज दैट विल बिकम कॉम्प्लेक्स, और ठीक है वो अभी रहने दो। यू कंसिडर दिस फाइन एज एन एग्जाम्पल। देन कॉस्ट ऑफ कैरिंग स्टॉक एंड होल्डिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वेस्टेज, all these things will be included in your holding cost. Fine. Now let's understand it with an example. This is very easy. समझोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, नहीं समझोगे तो यही बन के रह जाओगे। देखो अब है ये आपकी एनुअल कॉस्ट। क्या है ये आपकी एनुअल कॉस्ट? ये है आपकी क्वांटिटी। तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ रुपीस में या डॉलर्स में, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ यूनिट्स में। दैट इज द क्वांटिटी। अगर मैं ज्यादा 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 ऑर्डर करूंगी तो ज्यादा 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 कॉस्ट लगेगी। सिंपल सी बात है, अगर मैंने 10 यूनिट्स ऑर्डर करे हैं तो 100 रुपए लगेंगे। लेट्स से अगर मैं 1000 करती हूँ तो शायद कितने लगेंगे? 10,000 रुपए लगेंगे। ठीक है ना? यही लगेंगे ना? हाँ, 10,000 रुपए लगेंगे, राइट? तो जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ाती जा रही हूँ वैसे वैसे कॉस्ट बढ़ती जा रही है। तो व्हाट इज दैट क्वांटिटी विच विल गिव मी द बेस्ट कॉस्ट, विच विल गिव मी द बेस्ट? मैम 1000 की तो कैपेसिटी नहीं है आपके वेयर हाउस में, कहाँ रखोगे उसे? ठीक है,
तो देखो, जैसे जैसे आप यूनिट्स बढ़ाओगे तो आपकी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि वेयर हाउस में पहले इतना स्पेस यूज हो रहा था 10 यूनिट्स के लिए, फिर इतना होगा अगर आप 100 लोगे, फिर आपका 200 हो जाएगा अगर वेयर हाउस में। तो जैसे जैसे आप यूनिट्स बढ़ाते जाओगे उनका स्टोरेज स्पेस, उनका होल्डिंग कॉस्ट बढ़ता जाएगा, राइट। बट अगर आप ऑर्डरिंग कॉस्ट देखो, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि मैम देखो, अगर आप 10 रुपए लगा रहे हो एक ऑर्डर प्लेस करने के लिए और उसमें 10 यूनिट्स मंगवा रहे हो, तो 10 ÷ 10 वुड बी 1। अब आपकी कॉस्ट सेम ही लगनी है और आपने 100 यूनिट्स मंगवा ली, तो आपका कॉस्ट पर यूनिट वुड बी लो, वुड बी लो, ठीक है। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉल होती गई, बट टोटल कॉस्ट will initially fall and then it will rise. It will initially fall and then it will rise. तो जो ये है that is minimum total cost, ये वाला point is known as EOQ. ये वाला point is known as EOQ. Fine. अगर आपको ये नहीं समझ में आया कि टोटल कॉस्ट पहले गिरी क्यों और फिर टोटल कॉस्ट बढ़ी क्यों, यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हारा दिमाग काम करेगा, थोड़ा सा लॉजिक्स काम करेंगे, ठीक है। आई विल टेल यू, डीयू में इससे ज्यादा डिटेल मतलब एक्सपेक्ट मत करना। यू शुड नो द फॉर्मूला, यू शुड नो द assumptions, यू शुड नो द प्रैक्टिकल कंसिडरेशन एंड यू शुड नो द ग्राफ, ठीक है। ये क्वेश्चन बैरली मैंने अभी तक देखा है कि टोटल कॉस्ट पहले गिरती क्यों है फिर ऊपर क्यों आती है। अगर आपको आंसर पता है, वेल एंड गुड, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, बट आई विल नॉट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम माई टॉपिक। फाइन। अगर आपको लगे कि मैम हमें जानना है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगी तो मैं इसे कंसिडर जरूर करूंगी, ठीक है। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ईओक्यू? तुम्हारा एक्सप्रेशन ये होने वाला है। हाँ मैम ये क्या है? तो द बेस्ट वे टू रिमेम्बर इज एबीसी, 2AB/C, 2AB/C, ठीक है। ABC रखो, इसे DSH मत करो, ठीक है। क्या रखो? 2ABC, ठीक है। इससे क्या आएगा, तुम्हें नीचे याद रहेगा ए बी नीचे सी। ए से वेरी सिंपल, एनुअल बेसिस पे डिमांड, एनुअल बेसिस पे डिमांड। बी स्टैंड्स फॉर योर ऑर्डरिंग कॉस्ट, बी स्टैंड्स फॉर योर ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड सी स्टैंड्स फॉर योर होल्डिंग कॉस्ट, सी स्टैंड्स फॉर योर होल्डिंग कॉस्ट, ठीक है। तो ए बी सी से याद रखोगे, दिस वुड बिकम मच इजियर, दिस वुड बिकम मच इजियर। नहीं तो कंफ्यूज कर दोगे, मैम एस ऊपर आता है या एच ऊपर आएगा, मैम एच ऊपर आएगा या एस ऊपर आएगा, दैट वुड बिकम कंफ्यूजिंग। ए बी सी से हमेशा याद रखोगे, और बी याद रखना इज नथिंग बट ऑर्डरिंग कॉस्ट, नथिंग बट ऑर्डरिंग कॉस्ट। और अगर तुम भूल जाओ कि मैम बी क्या था, गाइस देखो डीई, इसमें दो लेटर्स ऐसे हैं डीई विच इज क्लोजली रिलेटेड विद बी, मतलब ABCDE, तो बी के बाद डी और ई पहले आता है, राइट। होल्डिंग में कोई भी लेटर नहीं है जो बी के साथ हो, मैम डी है ना, बट उसमें एक ही है, इसमें दो दो है, ठीक है। तो ऐसे तुम याद रख सकते हो, दिस इज द टेक्निक दैट आई यूज इन माई क्लास 12, तो मैं तुम्हें बता रही हूँ, ठीक है। तो आज के बाद कोई भी EOQ पूछे, ABC, ठीक है। ए फॉर एनुअल डिमांड, ठीक है। बी फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड सी फॉर होल्डिंग कॉस्ट। फाइन। बी कैसे याद रखोगे मैम? ऑर्डरिंग कॉस्ट है, डी और ई आ रहा है विच इज क्लोजली रिलेटेड विद बी। फाइन। अब क्वेश्चंस देखते हैं। देखो प्रैक्टिकल में सब कुछ करवाती हूँ, पहले कंसेप्ट समझाती हूँ, फिर सब कुछ करती हूँ एंड देन फाइनली मैं तुम्हें क्वेश्चन करवाऊंगी, ठीक है। तो सिंपल है, ये है आपकी यूनिट्स। तो अगर मैं 2ABC लिखूं तो ए हो गया मेरा 600, कॉस्ट पर यूनिट दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग ODE, बी से बी, दैट इज 20, एंड कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट इज 20% ऑफ द ऑर्डरिंग कॉस्ट, इट इज 20% ऑफ द ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो सी वुड बिकम 20% ऑफ योर ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है। अब ये देखो कैसे आया। सबसे पहले इसने 20% ऐसे लिखा है, आप 20% सीधा कैलकुलेट करके भी लिख सकते हो। तो 2 इंटू B एंड C, B एंड C। एक मिनट, ये कुछ गलत नहीं लग रहा? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कॉस्ट पर यूनिट,
अच्छा, ओ ये ना, ये है, सॉरी 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 गाइस, सॉरी। देखो इसने बोला कि ये ना थोड़ा एंटर में गलत हो गया, आई टेल यू। इसमें क्या है, इसमें बोला है एनुअल डिमांड इज 600 यूनिट्स, ठीक है, इट इज 600 यूनिट्स, तो यहाँ पे फुल स्टॉप था। अब कॉस्ट पर यूनिट इज डिफरेंट, ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट मतलब एक यूनिट का कॉस्ट इज 20 रुपीज, एक कॉस्ट इज 20 यूनिट्स, ठीक है, एक यूनिट का कॉस्ट इज 20 रुपीज। प्लीज समझ लो, वो मेरा एंटर की वजह से थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया। ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू 12, ये यहाँ आना था 12, दिस इज 12 इधर, ठीक है, ये एक नया फुल स्टॉप है, ये एक अलग पॉइंट है। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 12, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 12, and carrying cost, which is nothing but holding cost, it is 20% of the cost, it is 20% of the cost, तो 20% of the cost per unit, ठीक है, ये ऐसे निकला। फाइन, मेरी थोड़ी सी गलती हो गई एंड आई एम रियली सॉरी फॉर इट, बट आई होप सबको समझ में आ गया होगा। 2ABC का इम्प्लीकेशन कैसे होगा। सी, इस क्वेश्चन में इंस्टेड ऑफ गिविंग इट डायरेक्टली, इसने क्या किया, इसने परसेंटेज दिया ऑफ द कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट। अब क्वेश्चन कैसे घूम सकता है, आई टेल यू। पता है ये लोग क्या करेंगे, दे विल से द टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 6000। तो तुम्हें वहां पे थोड़ा दिमाग लगाना है कि जब हम 2ABC वाला फॉर्मूला लगाते हैं, हम ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर लेते हैं, कितना लेते हैं, पर ऑर्डर, ठीक है। अब कभी कभी क्वेश्चन कहेगा कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग 5 ऑर्डर्स इज दिस, सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल दैट आई एम कैलकुलेटिंग द कॉस्ट पर ऑर्डर, पर ऑर्डर। फाइन, नाउ दिस इज अ होमवर्क दैट यू नीड टू डू, प्लीज टेल मी आप कैसे करोगे। एनुअल डिमांड आपका 6400 है, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट दैट इज योर होल्डिंग कॉस्ट is 1.50 per unit. Cost of procurement, that is ordering cost, is 75. Determine EOQ. Simply क्या निकालोगे, 2AB divided by C. Number of orders, guys, very simple. Annual demand, आपको पूरे साल इतनी यूनिट्स चाहिए, लेट्स से EOQ आता है 100 यूनिट्स, तो आप एक साल में कितने ऑर्डर प्लेस करोगे, ऑफ कोर्स 6400 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज वी विल प्लेस 64 ऑर्डर्स, वी विल प्लेस 64 ऑर्डर्स। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर कैसे निकालोगे, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय योर annual demand divided by your EOQ is equal to number of orders पर ईयर, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर। अब कुछ बच्चों का ना एक्सप्रेशन ये होगा कि मैम आप क्लास में ये पढ़ाते हो बट होमवर्क देने के बारे में ये क्या है, ये क्या है। नंबर ऑफ ऑर्डर समझ में आ गया, अब खुद का दिमाग लगाओ और टाइम बताओ, व्हाट वुड बी द टाइम बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स। फाइन, ये लो आंसर भी बता दिया मैंने। सो EOQ इतना आया, एनुअल डिमांड इतना, एंड आपको 8 ऑर्डर प्लेस करने हैं और 12 महीने हैं, तो 8 ऑर्डर कितने, एक ऑर्डर में कितना गैप होना चाहिए, 2 ऑर्डर्स के बीच में कितना गैप होना चाहिए, 1.5 मंथ्स का, 1.5 मंथ्स का। तो दिस वाज अ बिट एडवांस लेवल फॉर यू, आई होप सबको समझ में आया होगा। इससे ज्यादा सबसे पहले क्या करोगे, EOQ का मीनिंग, ठीक है, व्हाई इट इज हेल्पफुल, देन assumptions, then formula, then you should solve questions, and finally you should know graph. Once you know all this, I am sure आपका इससे ज्यादा कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सबको समझ में आया, सबके आंसर आए, एंड जहां पे मैं कंफ्यूज हुई थी प्लीज तुम मत होना, बिकॉज दैट वाज टाइपिंग एरर फ्रॉम माय एंड। फाइन, so in the next part we will be doing just in time purchasing, ठीक है, that is completely theory, and it's easy, it's very easy, okay। So I'll see you in the next lecture, bye bye, take care, all the best।